नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट के बारे में, जो कि जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो आइए समझते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसके क्या मायने हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हमारा शीर्षक आज का है इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि क्या है, भारत का एक थिंक टैंक है। तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए, पूरा नाम है इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, यानी कि डीप सी यहां ध्यान दीजिएगा और ऑफशोर फिशरीज यानी कि इसी से ये संबंधित है। अब इन सारे पक्षों के विषय में हम थोड़ा थोड़ा करके विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, 13 अक्टूबर को जब ये रिपोर्ट जारी हुई, उसके बाद एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, कार्यशाला बुलाई गई और यहां पर 18 संस्थानों ने इसमें भाग लिया। साथ ही साथ भारत के कुछ राज्यों ने भी इसमें हिस्सेदारी की। अब इसमें किस बात पर मुख्य फोकस था? तो जो डीप सी होता है, यानी कि जो गहरा समुद्र होता है, वहां पर मत्स्य पालन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की क्या रणनीति हो और क्या आगे का रास्ता हो, इस बात को तय करने के लिए यह वर्कशॉप भी हुआ यहां पर इस रिपोर्ट के साथ साथ। तो इस रिपोर्ट में भी मुख्य फोकस यही था कि जो डीप सी है, यानी कि डीप सी, पहले तो आप जानिए कि क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। ब्लू इकोनॉमी जो कि समुद्री अर्थव्यवस्था, यानी कि समुद्र से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। और डीप सी का मतलब होता है कि देखिए, 200 मीटर की गहराई तक जो समुद्र की गहराई है वो कम होती है, वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे उसके आगे बढ़ते हैं, 200 के आगे आप बढ़ेंगे तो उसके बाद शुरू होता है आपका महाद्वीपीय ढलान, जो कि लगभग 3000 मीटर गहराई तक होता है। और उसके आगे आप जब चले जाते हैं तो डीप सी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर 200 मीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको ही डीप सी कह दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि जो 200 मीटर तक गहराई का क्षेत्र होता है उसको ऑफशोर फिशरीज कहते हैं, यानी अपतटीय जो मत्स्य पालन हम कह रहे हैं, हम या मछली पकड़ना कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं। लेकिन उसके बीच अंदर जाने पर, ज्यादा गहराई पर, डीप सी पर हमारी जो हम कह सकते हैं डीप सी तक हमारी जो पहुंच है मत्स्य पालन के लिहाज से, वो उतनी बेहतर नहीं है। उसको बेहतर करने पर क्या रणनीति होगी, क्या आगे का रास्ता होगा, उसी को लेकर यह रिपोर्ट है, उसी को लेकर यह कार्यशाला थी। जिस कार्यशाला में जो हमारे तटीय राज्य हैं, चाहे गोवा हो गया, गुजरात हो गया, लक्षद्वीप हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे तटीय राज्यों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी यहां पर दी हैं। अब जानते हैं, एक एक करके इस विषय पर बात करते हैं कि क्या है इसकी प्रमुख बातें। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत देखिए, सबसे पहली बात की गई भारत के पास मत्स्य उत्पादन की स्थिति की। देखिए, भारत की अगर मत्स्य उत्पादन की स्थिति की बात आप करेंगे तो भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है मत्स्य पालन के लिहाज से। तो यहां पर हम इस क्षेत्र में अग्रणी है, पहली तो खुशी की बात यह है। दूसरा यह है कि वैश्विक जितना मछली उत्पादन होता है उसका लगभग 8% कौन उत्पादन करता है? तो भारत करता है। यह भी एक अच्छी बात है। साथ साथ 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस उद्योग पर आधारित हैं, तो यह भी संख्या कम नहीं है। 30 मिलियन लोग अगर इस पर आधारित हैं तो यह भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 2023-24 में आप देखेंगे तो 60,523 करोड़ रुपए जो है वो हमको इसके मत्स्य के निर्यात से हमको प्राप्त हुआ। तो यह भी एक अच्छा आंकड़ा है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हम इन सारी तथ्यों को बताने का उद्देश्य यह है कि भारत की जो मत्स्य प्रोडक्शन की जो कंडीशन है वो बेहतर है और इसको और बेहतर किया जा सकता है, अपार संभावनाएं भी इसमें है। अब भारत की समुद्री क्षमता की बात करते हैं, दूसरे बिंदु, इस पर भी इसमें बात की गई। ये कहा गया भारत की जो समुद्री क्षमता है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि जो ईईजेड है। ईईजेड क्या होता है? ईईजेड, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो होता है बेस लाइन से लेकर, वो ईईजेड के अंतर्गत आता है, जहां पर किसी भी देश को उस क्षेत्र में विशेष दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। तो ईईजेड की अगर बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको कहते हैं, उसको अगर देखें तो 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि पर्याप्त क्षेत्र है। 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया है तो ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है, जिसमें कि अपार संभावनाओं को यह दर्शाता है। और देश की जो तट रेखा है, अगर उसकी बात करें तो जो तट रेखा कभी 7516 के आसपास हुआ करती थी, वो अब बढ़ के उस तट रेखा का विस्तार कितना हो चुका है? मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो तट रेखा का विस्तार जो 7516 वर्ग किलोमीटर था, क्षमा करिए किलोमीटर था, वो बढ़ के अब लगभग 48% उसमें वृद्धि हो चुकी है। जो नए अनुमान है, नए अनुमानों के अनुसार लगभग 11,098 किलोमीटर तक तट रेखा हो गई है। तो अगर हमारी तट रेखा का भी विस्तार है तो इसका मतलब यह है कि भारत की समुद्री क्षमता में अपार संभावनाएं हैं। और इसके अंतर्गत हमारे 9 तटीय प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं
और साथ साथ हमारे 9 तटीय प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश तो हैं ही, जहां पर कि ये अपार संभावनाएं हैं और इकोसिस्टम की स्थिरता को लेकर यहां पर प्रयास किया जा सकता है, उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा यह है, रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि गहरे समुद्र में यानी कि डीप सी में जो मत्स्य पालन है वहां पर हम कैसे उसको बढ़ाएं, ये इसका उद्देश्य है। अब जो महाद्वीपीय शेल्फ है, अगर उसकी बात कर लें, यानी कि जो कम गहराई वाला क्षेत्र है, उससे परे जाकर, डीप सी में जाकर हम संसाधनों का कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ये इसके मुख्य फोकस में था, उद्देश्य में था। और ईईजेड में जो संभावित मछली उत्पादन है वो लगभग 7.16 मिलियन है, मिलियन टन के आसपास है, आंका गया है। लेकिन अगर गहरे समुद्र की बात करें तो उसमें हम अभी भी थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं। तो गहरे समुद्र में जो अब तटीय मत्स्य पालन है उसके विकास के लिए रणनीतिक ढांचा कैसे बनाया जाए, यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे बने, उसके लिए सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कैसे हो, प्रौद्योगिकी का इसमें सक्षम उपयोग कैसे हो और समावेशी दृष्टिकोण इसमें कैसे समाहित किया जाए, इन सारे बातों पर यहां पर फोकस था। अब इसके लिए इन सारी बातों के अलावा 6 प्रमुख यहां पर नीतिगत उपाय भी बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला कहा गया है कि नीतियों और विनियमों में सुधार किया जाएगा, यानी कि जो पॉलिसीज हैं, अगर वो पॉलिसीज पुरानी हो गई हैं तो उन पॉलिसीज में संशोधन करते हुए उनको अपडेट किया जाए, नई परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला जाए। एक तो ये कहा गया है, जिससे कि क्या होगा, जो समुद्री मत्स्य संसाधन है उनका जिम्मेदार उपयोग होगा और उसके वजह से हम क्या कर सकेंगे, जब निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा, और रोजगार का सृजन होगा तो तटीय क्षेत्रों पर दबाव भी कम होगा। संस्थागत ढांचे और क्षमता निर्माण को सशक्त किया जाए। इसका मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत बनाने की यहां पर बात की गई है, और क्षमता का निर्माण यानी कि और ज्यादा क्षमता का विकास करने की बात की गई है। साथ साथ यहां पर कहा गया बेड़े का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को उन्नत करा। बेड़ा मतलब अगर कोई जहाज पुराना हो गया है तो उसको अपडेट किया जाए, नई तकनीकी को उसमें समाहित किया जाए, उसमें सोनार की सहायता ली जाए, सैटेलाइट्स की सहायता ली जाए, पता चल जाए कहां पर मछलियां हैं, तो नई तकनीकी को भी यहां पर सम्मिलित किया जाए। और बेड़े को कैसे ये सम्मिलित होगा, तो बेड़े को आधुनिकीकृत किया जाए, अगर पुराने जहाज हैं तो उनको भी अपडेट किया जाए, क्योंकि इस उद्योग में अभी बहुत सारी संभावना है। जब आप डीप सी में जाएंगे तो वहां बहुत दबाव होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी मशीनें चाहिए, ऐसी तकनीक चाहिए जो उस विपरीत परिस्थिति में काम कर सके। सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना, यह भी है इस बिंदु में। सतत मत्स्य प्रबंधन का मतलब जो गहरा समुद्र है वहां पर आप इस तरीके से वहां पर मत्स्य को प्राप्त करें कि वहां पर संकट भी ना हो, आगे के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट भी ना हो। ऐसा ना हो कि एक विशेष प्रजाति का इतना दोहन हो जाए कि वो विलुप्त हो जाए, यानी कि एक सस्टेनेबल तरीके से वहां पर सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देने की यहां पर बात शामिल की गई है। संसाधन वित्त पोषण जुटाना, यानी कि इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरत होगा, तो वित्त की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, और ये सरकारी और निजी दोनों प्रयासों से यहां पर जुटाने की बात कही गई है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी और साझेदारी को बढ़ाना, और यहां पर जो स्थानीय समुदाय का मतलब जैसे मछुआरा सहकारी समितियां हैं तो उनको, फिशरीज जो कोऑपरेटिव्स है उनको सशक्त बनाने की भी यहां पर बात कही गई है, और सामूहिक स्वामित्व और संचालन को प्रोत्साहित करने की यहां पर बात कही गई है, ताकि आधुनिक तकनीकी तक पहुंच हो सके, यानी कि जो पारंपरिक लोग हैं उनको भी जागरूक किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, आधुनिक तकनीकी तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके। ये सारी चीजों को यहां पर फोकस किया गया है। तो ये 6 प्रमुख नीतिगत उपाय भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब 3 चरणों की ये कार्य योजना यहां पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये 3 चरण होंगे। कब से कब तक, तो 2025 से 28 तक पहला चरण होगा, 2025 से लेकर 2028 तक होगा, ये प्रथम चरण होगा। और प्रथम चरण जो होगा वो क्या होगा, यहां पर इसको प्रारंभिक विकास के चरण के तौर पर देखा जाएगा। यहां पर इन सारी चीजों की नींव रखी जाएगी। 2029 से लेकर 2032 तक जो होगा वो दूसरा चरण होगा। 2029 से लेकर 32 तक जो होगा वो दूसरा चरण होगा। और इस दूसरे चरण में जो विश्व के डीप सी के फील्ड में जो देश अग्रणी हैं उनके साथ हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता जो है वो बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। और तीसरा चरण जो होगा वो 2033 के बाद होगा। इस चरण में क्या होगा, अब इस चरण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ते हुए सतत गहरे समुद्र में हम जो मत्स्य पालन है उसमें जो ग्लोबल लीडर की भूमिका में आने की कोशिश करेंगे, यानी कि वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की घोषणा करेंगे। तो इसको, इस पूरे रिपोर्ट में जो बात कही गई है, डीप सी में जाकर जो हमको विभिन्न राज्यों के सहयोग से इस कार्यशाला के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से यही कहा गया है कि गहरे समुद्र में मत्स्य पालन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की रणनीति और आगे का रास्ता इस तरीके से बनेगा। ये 3 चरण में हम अपने लक्ष्य को तय करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ सके, रोजगार सृजन हो सके और
इस क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर दबाव जो है, तटीय क्षेत्रों पर दबाव को कम करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? विकल्प आपके सामने है, मत्स्य पालन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग या कृषि मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।